हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से। सो इफ यू वांट टू एक्सेस दैट, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, यू कैन एक्सेस दैट। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं, हम कम से कम टाइम में फुल डिटेल में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो भी बातें करते करते। तो तुम टेंशन मत लेना, कोई भी डाउट हो ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और फॉलो भी कर लेना। और कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। तो बात करते हैं भाई, जल्दी जल्दी चैप्टर निपटाते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का, ऐसा मतलब होता है कैपिटल यानी कि पैसा, गुड्स यानी कोई सामान, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, लोग किसी भी देश में आ जा सकते हैं या पूरे ग्लोब में। ठीक है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, मतलब इकोनॉमी से एसोसिएट होता है। ग्लोबलाइजेशन में हम अलग अलग कंट्रीज, वर्ल्ड की कंट्रीज का कल्चर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे इंडिया का कल्चर बाहर देशों में जा रहा है ना, और बाहर देशों का वेस्टर्न कल्चर हमारी इंडिया में आ रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। क्यों? अब क्या होता है, जैसे बहुत सारे श्रद्धालु, स्पेशली फॉरेनर्स जो हैं इंडिया आते हैं घूमने, वृंदावन में, मथुरा में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है वृंदावन मथुरा आके। तो वो यहाँ का जो कल्चर है वृंदावन मथुरा का, वो फिर वहाँ पर अपनी कंट्री में जाके फॉलो करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। लोग बाग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को अपनी कंट्री में अपनाने लगते हैं। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, लाइक जापान में जो बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी है वो अब इंडिया में आएगी, या फिर रोपवे की टेक्नोलॉजी जो स्विट्जरलैंड की है वो इंडिया में आ चुकी है। वो कैसे आ चुकी है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यानी कि कहीं की टेक्नोलॉजी कहाँ पे आ रही है, लोगों का, पैसे का, गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, आइडियाज का मूवमेंट हो रहा है। सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब पुराने टाइम में क्या होता था वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रैवल करते रहते थे, जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, जो पंडित थे, श्रद्धालु थे, वो बहुत लंबे लंबे रास्ते ट्रैवल करते रहते थे। किस चीज के लिए? ताकि उन्हें ज्ञान मिले, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले, उनकी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो। और कभी कभी उनके साथ अत्याचार इतना होता था कि उन्हें वहां से निकलना पड़ता था उस पर्टिकुलर प्लेस से, है ना। तो इस तरीके से लोगों का, आइडियाज का जो है मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था। वो जो लोग थे यानी कि ट्रैवलर्स, ट्रेडर, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स, वो अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाते थे? गुड्स लेके आते थे, पैसा लेके आते थे, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन, और कभी कभी तो साथ में जर्म्स और बीमारियां भी लेके आते थे। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, 3000 BC में एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड, मतलब एक कोस्टल यानी कि समुद्री इलाका, और ट्रेडिंग यानी कि खरीदना और बेचना चलता था। एक ऐसा रास्ता था जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था। वो कौन सा रास्ता था? किस चीज से लिंक था? इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया से। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एरिया है? अब नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का इलाका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है। और आज का जो वेस्ट एशिया है यानी कि जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, इजराइल, ये दोनों आपस में लिंक थे और यहाँ पर बहुत ज्यादा खरीदना बेचना चलता था 3000 BC में। ठीक है, और एक सिल्क रूट था। सिल्क रूट बहुत फेमस है, वो चाइना को वेस्ट एशिया के साथ लिंक करता था। वेस्ट एशिया मतलब ये सारी कंट्रीज। ठीक है, तो सिल्क रूट के थ्रू होता था। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी सिल्क रूट क्या होता है, पर बता देती हूँ ये एक ऐसा रास्ता था, जो सिल्क होता है ना, जो कि सिल्क वॉर्म से निकलता है, वो जो है बहुत उसकी बहुत ट्रेडिंग होती थी। और उसकी उस जिस रास्ते पे से सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, उस रास्ते ने चाइना को वेस्ट के साथ, वेस्ट कंट्रीज के साथ ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, तो ये था सिल्क रूट। और इन सब के साथ साथ खाना भी ट्रैवल करता था, जैसे कि अफ्रीका से गया यूरोप में, यूरोप से गया एशिया में। और नूडल्स जो थी चाइना से गई इटली में, और चाइना में तो नूडल्स ही बुलाते हैं, लेकिन इटली में जाने के बाद स्पैगेटी बुलाने लग गए। ठीक है,
यूरोपियन कॉन्क्यूरर्स, अब यूरोपियन जो है ना वो डिशुम करने की सोचते रहते थे, है ना, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो लड़ाई जीतने के लिए पता है क्या करते थे, एक स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, उसके जो जर्म्स थे वो लेके चले जाते थे अपने इंसान के साथ, और जिस भी देश के ऊपर उन्हें कब्जा करना होता था उस देश में उन लोगों को वो छोड़ देते थे जिनको वो बीमारी थी, है ना। तो यूरोपियन कॉन्करर्स अपने साथ ऐसे लोगों को लेके जाते थे जिनको स्मॉल पॉक्स हो रखा है, और वो अमेरिका में लेके चले गए क्योंकि यूरोप को अमेरिका के ऊपर कब्जा करना था। लेकिन जैसे ही अमेरिका के कॉन्टिनेंट में स्मॉल पॉक्स आ गए तब वो बहुत ज्यादा फैल गया था अमेरिका में, ठीक है। अब सिल्क रूट देखो, सिल्क रूट एक बहुत ही पुराना ट्रेड रूट है, मतलब एक ऐसा रास्ता है जहां पर व्यापार होता था, खरीदना बेचना होता था, है ना। और इसकी डेट देखो फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC से चलता आ रहा है। सिल्क रूट जो था वो चाइना को वेस्ट एशिया के साथ ज्वाइन करता था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्क की ट्रेडिंग होती थी इस रास्ते से। कब तक? 14th सेंचुरी AD तक, मतलब 2nd सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और 14th सेंचुरी तक चलता था, ठीक है। अब ये जो सिल्क रूट है ये एशिया से स्ट्रेच होता था, खिंचता था, मेडिटेरेनियन सी तक जाता था, और साथ के साथ चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस और इटली को भी ये जोड़ता था, ठीक है। इसको सिल्क रूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा सिल्क का व्यापार होता था, है ना। और फूड भी ट्रैवल करते थे। एक तो पटेटो बहुत ज्यादा बिकते थे उस टाइम पे, और स्पागेटी मैंने आपको बताया था, है ना, यानी कि नूडल्स। अच्छा, अब जैसे रास्तों पर से बहुत सारे ट्रैवलर्स और व्यापारी गुजरते थे, तो जो भी रास्ते में जगह आती थी ना वो वहां पर नई नई क्रॉप्स को बो देते थे, है ना, न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर देते थे, जिसकी वजह से आज इंडिया में वीट उग रहा है, चाइना में भी वीट उग रहा है। तो दैट्स वाई, क्योंकि व्यापारी और ट्रेडर्स उस टाइम पे उन रास्तों पे ट्रैवल करते थे। और स्पैगेटी क्या होती है? जब नूडल्स, इन चाइना में तो नूडल्स बोलते हैं, जब चाइना से नूडल्स ट्रैवल करते हुए गई वेस्ट एशिया तक, और फिर यूरोप में गई, फिर इटली, यूरोप में जो इटली है वहां पर गई, तो वो स्पैगेटी बन गई थी। और साथ ही साथ अरब ट्रेडर्स ने क्या किया, 5th सेंचुरी में पास्ता जो है वो इटली में पहुंचा दिया था। तो इटली में पास्ता का आविष्कार अरब ट्रेडर्स ने किया था, ठीक है। और अब जैसे बहुत सारे कॉमन फूड्स हैं आज हमारे लिए, खाने बहुत कॉमन है क्योंकि हम बहुत बार खा चुके हैं, जैसे कि पटेटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज, टमाटो, चिलीज, स्वीट पटेटो, और भी बहुत सारे। ये सारे खाने आज हमारे लिए कॉमन है, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये 5 सेंचुरीज पहले भी इन खाने के बारे में पता ही नहीं था, समझ रहे हो। अब पटेटो के बारे में सुनो। जो यूरोप में जो गरीब लोग थे वो अच्छे तरीके से रहने लग गए थे और ज्यादा लंबे समय तक जीने लग गए थे क्योंकि उन्होंने एक हम्बल पोटैटो का आविष्कार किया था। अब क्या हुआ, आयरलैंड में, मतलब यूरोप में ही तो है ये आयरलैंड, आयरलैंड में क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा गरीब किसान थे वो इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे इन आलूओं पे कि एक बीमारी आ गई थी अचानक से, जिसकी वजह से आलू की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी 1840 में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की भुखमरी से डेथ हो गई थी। उन्हें आलू इतना पसंद था कि वो आलू के अलावा किसी और क्रॉप पे मतलब अडेप्ट ही नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले अमेरिका डिस्कवर एंड प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरोपियन सेलर्स ने, जो मतलब समुद्री जो रास्तों से पार होते हुए जाते हैं उन्हें सेलर्स कहते हैं, और यूरोपियन सेलर्स ने एक सिल्क रूट, एक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था एशिया तक पहुंचने का, और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा भी रास्ता ढूंढ लिया था जो अमेरिका तक जा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अमेरिका ना अब डिस्कवर होता है फाइनली इस टाइम पे, ठीक है। तो जिस टाइम की मैं अभी बात करती हूँ उससे पहले, डिस्कवरी से पहले अमेरिका जो है ना पूरे वर्ल्ड के साथ उसका कांटेक्ट कट गया था, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसका जो कांटेक्ट है वो वर्ल्ड के साथ नहीं रहा था। लेकिन बाद में अमेरिका को डिस्कवर कर लिया गया था बाय द यूरोपियन सेलर्स, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, स्पेशली जो सिल्वर है वो पाया गया था किसकी माइन से, आज तो पेरू और मेक्सिको हम बोलते हैं, लेकिन पहले जो है सिल्वर और मेटल्स पाया गया था इनकी माइंस में से, जिसकी वजह से यूरोप जो है वो काफी ज्यादा वेल्दी हो रहा था, अमीर हो रहा था, और वो अपनी ट्रेडिंग विद एशिया को फाइनेंस कर रहा था उस प्रीशियस मेटल के पैसे से, ठीक है। अब देखो आगे,
यूज ऑफ स्मॉल पॉक्स जर्म्स बाय कॉन्करर्स फॉर विक्ट्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियंस थे, जिसमें पोर्टुगीज एंड स्पेनिश भी आते हैं, वो लोग अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहते थे और अमेरिका के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। तो पोर्टुगीज और स्पेनिश ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर कब्जा करने के लिए वो लेके गए अपने साथ स्मॉल पॉक्स के जर्म्स। और अमेरिका, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वर्ल्ड के साथ उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था, तो वो आइसोलेटेड हो गया था पूरे वर्ल्ड से। लेकिन जब उसकी डिस्कवरी हुई अमेरिका की, तो यूरोप ने धावा बोल दिया अमेरिका के ऊपर। लेकिन अमेरिका के अंदर जो लोग रहते थे, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं थी कि वो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स की जो बीमारी है वो सह सके। तो उसकी वजह से जब स्मॉल पॉक्स उनके अंदर आया तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से फैल गया और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, ठीक है। तो ये स्पेनिश और पोर्टुगीज लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल वेपन था स्मॉल पॉक्स के जर्म्स, जिसकी वजह से वो अमेरिका पे कब्जा कर पाए थे, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम्स इन यूरोप। यूरोप में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रही थी, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब यूरोप ने सबको इतना परेशान किया, अमेरिकन को भी इतना परेशान किया, तो यूरोप अब शांति से थोड़े ना बैठेगा, वहां पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 19th सेंचुरी में यूरोप में एक तो गरीबी आ गई थी और भुखमरी भी आ गई थी, वैसे भी कॉमन ही थी। जो सिटीज थी, शहर थी, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जमने लग गई थी और जो घातक बीमारियां थी ना, वो फैल गई थी यूरोप के अंदर खुद ही, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया एंड चाइना टिल द 18th सेंचुरी। अब इंडिया और चाइना का सीन आ गया है 18वीं शताब्दी में। चाइना और इंडिया जो थी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री थी, बहुत अमीर थी, और एशियन ट्रेड जो था इन्हीं से होता था। लेकिन 15वीं सेंचुरी से चाइना जो है ना, वो उसका थोड़ा सा ओवरसीज कांटेक्ट जो थे, मतलब समुद्र से होते हुए जिन कंट्री के साथ वो कांटेक्ट रखता था, वो अब रुक गए। और अब चाइना जो है आइसोलेशन में चला गया था, ना कोई कांटेक्ट होता था चाइना से इस तरीके से। चाइना का जो रोल था वो रिड्यूस हो गया था, क्योंकि वो पहले ट्रेडिंग वगैरह करता था ना एशिया के साथ, अब वो रिड्यूस हो गया है। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका की जो इम्पोर्टेंस है वो राइज करने लग जाती है और वो वेस्ट का सेंटर ऑफ वर्ल्ड बन जाता है, मतलब सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन जाता है। जो वेस्ट वर्ल्ड मतलब जैसे कि एशिया का एरिया है, वहां पे सारी ट्रेडिंग जो है अमेरिका के हाथ में आ जाती है जब चाइना का रोल कम हो जाता है, ठीक है। अब यूरोप जो है फिर बाद में एमर्ज हो जाता है एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूरोप से ही सारी ट्रेडिंग फिर बाद में होने लग जाती है। बात करते हैं 19th सेंचुरी की, यानी कि 19वीं शताब्दी, जो कि 1815 से लेकर 1914 तक है, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ ये ध्यान से सुनना। जितने भी इकोनॉमिकल यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, जितने भी फैक्टर्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक तो थे, लेकिन बहुत अजीब तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये लिंक होने बहुत ज़रूरी थे ताकि हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सके, बदल सके, और उन जो हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस थे उनको हम रीशेप कर सकें। तो इकोनॉमिस्ट ने 3 फ्लोज निकाले या फिर 3 तरीके के मूवमेंट निकाले कि कैसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक जापान की कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में आए, इंडिया की कोई आइडिया स्विट्जरलैंड में जाए, इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो 3 वो रास्ते कौन से थे। एक था फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड इन गुड्स सच एज ग्रेन और क्लोथ, कोई भी सामान का व्यापार होना, आना और जाना, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना। नेक्स्ट फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि अगर लोग बाग किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहें काम की खोज में या फिर काम करना चाहे तो जा सकते हैं। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, अगर जापान जो है इन्वेस्ट करना चाहे इंडिया में तो कर सकता है इन्वेस्ट, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट पीरियड के लिए भी और लॉन्ग पीरियड के लिए भी। तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल दिया इकोनॉमिस्ट ने, फ्लो ऑफ लेबर दिया और फ्लो ऑफ ट्रेड दिया। ये 3 फ्लोज उन्होंने बताए थे, ठीक है, ताकि हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सके। अब इन तीनों रास्तों को, इन तीनों मूवमेंट को समझने के लिए हमें यूके की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा पहले, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे तो गुड्स का ट्रेड हो रहा था, कैसे लोगों का माइग्रेशन हो रहा था, और कैसे तीसरा पॉइंट क्या था, कैपिटल का मूवमेंट हो रहा था। ये सब चीजें अब हम देखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो टेक प्लेस करने लग गई थी, शेपिंग करने लग गई थी, ठीक है। एक सेकेंड,
हाँ, द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक प्लेस। अब वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो शेप चेंज कर रही थी अपनी। अब क्या होता है वो ध्यान से सुनो। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि लेट 18th सेंचुरी से पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही थी, तो ब्रिटेन में खाने की मांग भी ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। अब क्योंकि लैंडेड ग्रुप से प्रेशर था, तो गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम कॉर्न बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो ना, एक तो इस पे रोक लगाओ, क्योंकि हमारे देश में जो कॉर्न है वो तो कोई खरीद ही नहीं रहा जो तुम इम्पोर्ट करवा रहे हो, तो इसको तो रोक दो, ठीक है। सो जिन लॉज द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस दैट वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ, और इसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे इंडिया में कॉर्न उगता है, ठीक है, तो और इंडिया जो है बहुत सारा कॉर्न बाहर से इंपोर्ट करा रही है, बाहर से मंगा रही है, वो भी सस्ते रेट पर, तो लोग बाग वो वाला कॉर्न खरीदेंगे ना, फिर अपने देश का कॉर्न कौन खरीदेगा। तो ऐसे ही सेम ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। तो रेलवेज वर नीडेड टू लिंक। अब यहाँ पर देखो, कॉर्न जो कि गुड्स था, एक तरीके का ईटेबल गुड, उसका मूवमेंट हो रहा था जिसके ऊपर रोक लग गई थी, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर मूवमेंट ऑफ ट्रेड समझ में आया। ओके, द रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन टू द पोर्ट। अब रेलवेज की बहुत ज़रूरत थी कि ताकि जितना भी एग्रीकल्चर मटेरियल है वो पोर्ट तक जा पाए, ठीक है। न्यू हार्बर्स यानी कि नए नए बंदरगाह जो थे वो बन रहे थे, और लोगों को लैंड के ऊपर सेटल करना था, जिसकी वजह से नए नए घर और नए नए सेटलमेंट्स भी करवाने थे। अब इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत सारी लेबर चाहिए। तो यहाँ पे पैसा तो आ रहा था लंदन से। अब यहाँ पर देखो मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है ना, लंदन से आ रहा है, कहाँ पे, ब्रिटेन में। और लेबर जो थी वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, यानी कि लोगों का भी माइग्रेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पीपल हो रहा है, एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है। तो इसलिए कह रहे थे कि पहले यूके की इकोनॉमी समझो, अगर आपको ये 3 मूवमेंट या फिर फ्लो समझने हैं तो, ठीक है। अब आगे देखो, 1890 तक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने शेप ले ली थी। मतलब ग्लोबली एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गए थे। बात करते हैं कॉर्न लॉ की। कॉर्न लॉ मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे लॉज जिसकी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कराना बैन कर दिया था कॉर्न को, ठीक है। अब वो किसी दूसरे देश से कॉर्न को नहीं मंगाते थे, उसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या रोल रहा है टेक्नोलॉजी का? क्योंकि 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल तक चली गई थी। वो किसकी वजह से गई थी? रेलवेज, स्ट्रीम शिप्स, टेलीग्राफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। नहीं तो 19th सेंचुरी में कभी भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो नहीं आ पाती, ठीक है। कोलोनाइजेशन की वजह से, मतलब जैसे कि कोलोनाइजेशन क्या होता है, जब कोई दूसरी कंट्री किसी कंट्री पे कब्जा करती है, ठीक है। कोलोनाइजेशन की वजह से नई नई इन्वेस्टमेंट होने लग गई और इम्प्रूवमेंट होने लग गई ट्रांसपोर्ट में। अब कैसे? जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो उस टाइम पे रेलवे का कंसेप्ट नहीं था इंडिया में। ब्रिटिशर्स की वजह से, ब्रिटिशर्स की कोलोनाइजेशन की वजह से इंडिया में भी रेलवेज आ गई, समझ रहे हो। अब वही चीज थी यहाँ पर। द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जाम्पल। 19th सेंचुरी की बात बता रही हूँ ये। अब मीट में भी ट्रेडिंग होने लग गई थी। अब यहाँ पर 1870s में एनिमल को लेके आया जाता था अमेरिका से लेकर यूरोप में, और यूरोप में फिर उन्हें मार दिया जाता था और फिर उनके मीट की ट्रेडिंग होती थी। और आपको तो पता है यूरोप में मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है ना। बेटर लिविंग कंडीशंस होने लग गई, सोशल पीस आने लग गई कंट्री के अंदर, और इम्पीरियलिज्म सपोर्ट होने लग गया। इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि एक रिच कंट्री या फिर एक पावरफुल कंट्री किसी ऐसी कंट्री के ऊपर राज करे जो कि रिच और पावरफुल नहीं है। ये सब कंसेप्ट आने लग गए थे 19th सेंचुरी में। ट्रेड जो है फ्लोरिश होने लग गई थी, मतलब लेन देन जो है, व्यापार जो है वो बढ़ने लग गया था। मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो रही थी लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया 19th सेंचुरी में। अब लेट 19th सेंचुरी में कोलोनिज्म को अब हम पढ़ते हैं। कोलोनिज्म इन द सेंस रूल करना, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी जो टेरिटरीज, मतलब अपनी जो जगह है वो और ज़्यादा फैला ली थी लेट 19th सेंचुरी में। बेल्जियम और जर्मनी नए कॉलोनियल पावर बन गए थे। अब इन लोगों ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था दूसरे देशों पे। यूएस जो थे वो कॉलोनियल पावर तो बन ही गया था,
1890s तक, और उसने बहुत सारी कॉलोनीज स्पेन की भी हड़प ली थी। ओके, रिंडरपेस्ट प्लाग क्या था? ये गाय भैंसों में या फिर कैटल में बहुत बुरी बीमारी फैल गई थी, जो कि अफ्रीका में आ गई थी लेट 1880s में। ठीक है, अफ्रीका में थी ये बीमारी, कैटल प्लाग में यानी कि भेड़ बकरियों में फैल गई थी। उसको आप रिंडरप्लास्ट बोल सकते हो। ठीक है या फिर कैटल प्लाग भी बोल सकते हो। अब ये अफ्रीका में आई कैसे, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, सो 1880s में एक गाय भैंसों को बहुत तेज तेज बीमारी हो रही थी, जिसको आप कैटल प्लाग या फिर रिंडरपेस्ट भी बोल सकते हो, और उससे अफ्रीका की जो लोकल इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो भेड़ बकरियों से भी चलती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि अफ्रीका की गाय भैंसों को ये बीमारी लगी कहाँ से? अब उसके पीछे एक राज है। देखो क्या हुआ। इट वॉज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल imported from ब्रिटिश एशिया टू फीड। अब क्या हुआ, ब्रिटिश एशिया से कुछ गाय भैंसों को इंपोर्ट कराया गया था, और वो आई थी अफ्रीका में। ठीक है, वो गाय भैंसे ब्रिटिश एशिया से गाय भैंसे अफ्रीका में आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि इटालियन सोल्जर्स जो थे वो एरिट्रिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है उसके ऊपर कब्जा करने लग रहे थे। तो उन इटालियन सोल्जर्स को खाना खिलाने के लिए उन इन्फेक्टेड कैटल्स को लेके आया गया अफ्रीका में, और जैसे ही अफ्रीका में वो इन्फेक्टेड कैटल्स आई ताकि वो इटालियन सोल्जर्स उनका मीट खा सके, तभी सारी गाय भैंसों में ये जो बीमारी है वो फैल गई थी। ठीक है, अब जैसे अफ्रीका के ईस्ट में ये इन्फेक्टेड कैटल आ गई, तो अफ्रीका के वेस्ट तक ये बीमारी फैलने में इतना ऐसे लगा जैसे मतलब फॉरेस्ट फायर है। जैसे फॉरेस्ट फायर फटाफट से इतने सारे जंगलों में नहीं फैल जाती, बिल्कुल वैसे ये बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे कैटल का लॉस हमें देखने को मिला, और जो अफ्रीकन लाइवलीहुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, बात करते हैं इंटेंजर्ड लेबर की। इंटेंजर्ड लेबर होता है बंधवा मजदूरी, जो कि नई कंट्री में कुछ टाइम के लिए कुछ पैसों के लिए काम करते हैं लोग बाग। ठीक है, माइग्रेशन वर्क, इंटेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फॉर इंडिया। अब इंडिया से भी बहुत सारे बंधवा मजदूर दूसरी कंट्रीज में भी गए थे, जैसे कि 19th सेंचुरी में थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबरर्स, बहुत सारे चाइनीज और इंडियन लेबर प्लांटेशन के लिए, माइन वर्क के लिए, रोड रेलवेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में उनका माइग्रेशन हुआ था। इंडिया में जो इंटेंजर्ड लेबर हैं वो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, मतलब बंधवा मजदूरी होता है। उनको किसी भी कंट्री में भेज दिया जाता है थोड़े पैसे और टाइम के लिए, और बहुत सारे लेबर्स जो थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु से थे। ठीक है, 19th century में the 19th century endangered has been described as a new system of slavery. न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी इन द सेंस, ये जो बंधवा मजदूरी का सिस्टम था ना 19th सेंचुरी में, ये एक गुलामी का नया सिस्टम बन गया था। तो 1900 में इंडिया के बहुत सारे लीडर्स ने इस बंधवा मजदूरी के सिस्टम पे रोक लगाई, और उन्होंने कहा कि ये जो लोगों का तुम माइग्रेशन करवा रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, अब्यूजिव है। इसको अबॉलिश किया गया 1921 में। फिर नया स्लेवरी सिस्टम आया 19th सेंचुरी में। अब यहाँ पे क्या होता था, एजेंट्स जो थे वो लेबरर्स को गलत गलत इंफॉर्मेशन देते थे और मिसगाइड कर लेते थे, और एजेंट उन लेबरर्स को किडनैप भी कर लेते थे और बाहर भिजवा देते थे। ठीक है, अब बाहर वो चले जाते थे जैसे तैसे करके वो लेबरर्स, बट उनकी जो लिविंग कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशन थी नई प्लेस की, वो बहुत हार्ड थी, वेजेस बहुत लो थी। अगर वो ढंग से काम नहीं करते थे तो उनकी वेजेस में से पैसे काट लिए जाते थे, कोई लीगल राइट नहीं था लेबरर्स के पास। ठीक है, बात करते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड की। अब इंडिया के जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जैसे कि आप ये लगा लो शिकारीपुरी श्रॉट और नट्टू कोटाई चेटियास, ये बहुत सारे बैंकर्स और ट्रेडर्स का ग्रुप थे, जो कि कहाँ गए थे, फाइनेंस करने गए थे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को। जो एग्रीकल्चर का ये जो माल बाहर कंट्रीज में भेजते थे ना, उसको ये फाइनेंस करते थे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, और भी देखो कुछ ऐसे इंडियन ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर्स थे, जब यूरोप जो था वो अफ्रीका में कब्जा कर रहा था ना, और
तभी इटालियन ट्रेडर्स जो थे उन्होंने अफ्रीका में कब्जा किया था, ईस्ट अफ्रीका में, और उनके लिए वो प्लाग वाली या फिर रिंडर पेस्ट वाली कैटल्स आई थी उनके मीट के लिए, है ना? तो तभी बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स ने और मनी लेंडर्स ने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, और 1860s में बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स ने एम्पोरिया एस्टैब्लिश कर लिया था अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, है ना, और बिजी पोर्ट्स पर वर्ल्ड वाइड। अब ये एम्पोरिया क्या होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिटेल शॉप्स जहाँ पर अलग अलग तरीके के गुड्स मिलते हैं, लाइक आपके मॉल्स वगैरह, है ना। और उसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें भी बेचनी शुरू कर दी, लाइक क्यूरियोस क्यूरियोस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत रेयर वैल्यूएबल सुंदर सी चीजें, लाइक आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो कि लोग बेसिकली कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है वो खरीदते गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट इज इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। अब इंडियन ट्रेडिंग की बात हो रही है, अब हम बात करेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, और क्योंकि ब्रिटिश इंग्लैंड में ही मतलब ब्रिटेन और इंग्लैंड में ही सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज सबसे पहले आई थी, है ना। तो ब्रिटिश ने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, और इससे क्या होता था, जैसे कि ब्रिटेन जो है सबसे पहले इंडिया से मंगवाता था कॉटन, क्योंकि इंडिया का कॉटन बहुत अच्छा होता था और सस्ते में मिल जाता था। लेकिन अब ब्रिटेन ने खुद ही कॉटन बनाना स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने इंडिया से मंगाना छोड़ दिया, इंपोर्ट कराना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और अपनी लोकल जो कंपनी थी कॉटन की उसको प्रोटेक्ट किया और उसका माल बिकवाया, ताकि इंग्लैंड को खुद फायदा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, टैरिफ्स लगा दिए गए कॉटन के इंपोर्ट पे बाय द ब्रिटेन, एंड उससे क्या हुआ, इंडिया का जो कॉटन था उसको खरीदना, यानी कि जो एक्सपोर्ट था इंडिया का कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। फिर इंडिया जो था इंडिगो भी एक्सपोर्ट करता था। इंडिगो जो है वो किसी भी क्लोथ को डाई करने के लिए काम आता था, है ना। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट था इंडिया के लिए। लेकिन अब ब्रिटिश के जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग्स थे, बहुत सारे सामान थे, उससे इंडियन मार्केट जो है वो भर गया था। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो ब्रिटिश का एक्सपोर्ट है टू इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश जो है इंडिया को माल बेचता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है देन वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जितना वो सामान इंडिया से मंगवाता है, ठीक है, वो खरीदता तो हमसे कम है, लेकिन अपना ज्यादा माल इंडिया में बेच देता है। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस बढ़ गया इंडिया के साथ। अब वो ट्रेड सरप्लस से क्या करता था, वो दूसरी कंट्री के साथ उस पैसे से ट्रेडिंग करता था, और जिस भी दूसरी कंट्री के साथ वो इंपोर्ट कराता था, ये ट्रेड सरप्लस का पैसा ब्रिटेन जो है उस जगह पर वो यूज कर लेता था, ठीक है। और जहां पर उसके ट्रेड डेफिसिट थे, मतलब जहां पर उसको कर्जा वर्जा देना था या फिर उसकी उधार थी, वो सब उस पैसे से वो खर्च करता था, ठीक है। बात करते हैं आगे, द इंटर वॉर एंड पोस्ट वॉर इकोनॉमी, ठीक है। इंटर वॉर इकोनॉमी की बात हम करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 और 18 में हुआ था, वॉज मेनली फॉट इन यूरोप। वो सबसे पहले यूरोप में लड़ा गया था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था ना, वो पूरे वर्ल्ड में हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पूरी डगमगा गई थी, ओके। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, जब वॉर हो रहा था तब क्या क्या चीजें चेंज करनी, ट्रांसफॉर्म हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो दो पावर के बीच में लड़ा जा रहा था। पहली साइड पे थे एलीज थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और बाद में यूएस भी आ गया था। और दूसरे साइड पे थे सेंट्रल पावर्स जो कि थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की, ठीक है। इनके बीच में वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था। दिस वॉर वॉज दस द, और ये जो वॉर था पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, क्योंकि इसके अंदर मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन बहुत बड़े स्केल पे यूज हो रहे थे, है ना। बहुत सारे लोग जो कि वर्किंग एज के थे, मतलब यंगस्टर्स थे, उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से यूरोप में जो यंग जनरेशन थी, यंग वर्क फोर्स थी, वो बहुत कम हो गई थी। अब ब्रिटेन ने बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी यूएस बैंक से लिया हुआ था, और यूएस की पब्लिक से लिया हुआ था, मतलब उधार पे, है ना। तो इससे क्या हो गया, तो इससे क्या हुआ, जो यूएस है वो इंटरनेशनल डेटर था, मतलब उसके पास पहले बहुत कर्जा था। लेकिन अब क्योंकि यूएस ने ब्रिटेन को बहुत सारा पैसा उधार पे दिया था, तो वो इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था। तो अब उसके पास भर भर के इंटरेस्ट भी आएगा और लोन का अमाउंट भी आएगा, ठीक है।
अब बात देखो, द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन। जब फर्स्ट वॉर लड़ा जा रहा था तब ब्रिटेन की इकोनॉमी पे क्या क्या असर पड़ा वो ध्यान से सुनो। अब ब्रिटेन की जो टॉप पोजीशन थी इंडियन मार्केट में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही तो राज करते थे इंडियंस पे, तो वो ब्रिटेन की जो टॉप पोजीशन थी वो बहुत मेंटेन करनी बहुत मुश्किल हो गई थी। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को जापान के साथ compete करना था, ठीक है। और जो उसने ब्रिटेन ने यूएस से लोन ले रखा है, मतलब अमेरिका से डेट ले रखा है, उसको वो भी चुकाना था, जापान के साथ भी compete करना था, इंडिया में भी उसकी वैल्यू चली गई थी। और जैसे ही वॉर एंड हुआ तो जो डिमांड थी ब्रिटेन के गुड्स की वो भी कम हो गई, जिसके कारण उनके देश में उन्हीं की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, वो भी बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लॉस वॉर की वजह से जो लॉस हुआ इसको फुलफिल करने के लिए हैवी टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी यानी कि बेरोजगारी, ठीक है। अब पोस्ट वॉर रिकवरी, वॉर के बाद की रिकवरी कैसे हुई, वर्ल्ड वॉर वन के बाद की। वॉर के बाद ब्रिटेन को अपनी पहले वाली पोजीशन को, अपने पहले वाले जो उसके अंदर ताकत थी उसको वापस लाने में बहुत डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी, ठीक है। क्योंकि वो इंडियन मार्केट में भी देख रहे थे, कब्जा किया हुआ था, जापान के साथ भी इंटरनेशनली उन्हें कम्पीट करना था, तो उनके लिए पहले वाली पोजीशन लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी वॉर के बाद भी एक इकोनॉमिक बूम आता है ब्रिटेन के अंदर, तो उससे क्या होता है लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। लेकिन वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो वर्ल्ड में वीट को सबसे ज़्यादा सप्लाई करता था, लेकिन वॉर के दौरान ये सप्लाई भी रुक गई। तो वीट प्रोडक्शन जो होते थे कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए थे, ठीक है। ब्रिटेन का जो है पत्ता कट गया था। लेकिन वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप में प्रोडक्शन फिर से चलने लग जाता है वीट वगैरह का, बट अब वो एक्स्ट्रा वीट बना देते हैं, जिसकी वजह से वीट के प्राइस कम हो जाते हैं। जो फार्मर्स हैं वो और ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं क्योंकि वीट के प्राइस कम हो गए ना, और रूरल इनकम भी डिक्लाइन हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्या होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी, 1920 में यूएस की इकोनॉमी का जो इम्पॉर्टेंट फीचर था वो था मास प्रोडक्शन, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कुछ उत्पादन करना। तो सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता था कार मैन्युफैक्चरर का, हेनरी फोर्ड का, ये आपने नाम सुना होगा। तो एक टी मॉडल आया था फोर्ड का, वो बहुत ज़्यादा बिका था वर्ल्ड में, ठीक है। और मास प्रोडक्शन की वजह से, मतलब अगर हम कोई भी चीज़ बल्क में बनाते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, है ना। अब उससे क्या हुआ, परचेजेस भी बढ़ने लग जाते हैं, अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ने लग जाती है। और उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स, इन सब की परचेजेस जो है वो बढ़ने लग गई थी। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी हाउसेस बनाने के लिए। और इससे क्या हुआ, जब हाउसेस बनेंगे तो कौन बनाएगा, लेबरर्स, तो हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा नौकरियां लगेंगी और इनकम जनरेट होगी। तो ऐसे ऐसे होने लग गया था, ठीक है। बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन की। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हो गया था, आप ध्यान से सुनना। 1929 में पूरे वर्ल्ड में एक टाइम आया था, एक पीरियड आया था जब बहुत बुरा हाल हो गया था इकोनॉमीज का, और उस टाइम को हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। और ये 10 साल तक रहा था, यानी कि 39 तक, 1939 तक। इसमें बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, मतलब प्रोडक्शन जो उत्पादन करते थे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में वो कम हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट जो मतलब नौकरियां थी वो कम हो गई थी, इनकम कम हो गई थी, व्यापार कम हो गया था, ठीक है। अब ये डिप्रेशन क्यों आया था, इकोनॉमी इतनी डगमगा क्यों गई इस टाइम पे, उसके काफ़ी सारे रीज़न थे। पहला तो ये था कि जैसे बहुत सारे लोगों ने यूएस में इन्वेस्ट किया हुआ था, है ना, यूएस के शेयर्स लिए हुए थे, यूएस के बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की हुई थी यूएस में। बट यूएसए का जो शेयर मार्केट है ना वो डगमगा गया, जिसकी वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो चूर चूर हो गई, है ना। साथ ही साथ यूएस को जब उनका शेयर मनी का पैसा वापस देना पड़ रहा था तब वो नहीं दे पा रहा था,
तो इसकी वजह से एक बार ग्रेट डिप्रेशन आया था। साथ ही साथ यूएस का जो लोन बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ था, उनको वापस करने में भी अब वो नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने शेयर मनी नहीं दी, तो वो अपना लोन क्यों वापस देंगे। सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की ओवर प्रोडक्शन भी हो रही थी। मतलब एग्रीकल्चर में जितनी क्रॉप्स उन्हें उगानी चाहिए थी, उतनी उन्होंने नहीं उगाई, और उससे कम उससे भी ज़्यादा उन्होंने क्रॉप्स उगा दी, ओवर प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, जब किसी भी चीज़ की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके प्राइसेस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। प्राइस कम होंगे तो फार्मर्स जो है सफ़र करेंगे, फार्मर्स सफ़र करेंगे तो इनकम, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये ग्रेट डिप्रेशन इस वजह से आया था। कॉजेज थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद की जो इकोनॉमिक डेफिसिट चल रहा था, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बहुत बेकार हो गई थी, एग्रीकल्चर में ओवर प्रोडक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे गए और फार्मर्स को बहुत बुरी तरीके से सहना पड़ा था। बहुत सारी कंट्री ने यूएस से लोन लिए हुए थे, लेकिन यूएस की मार्केट ही, शेयर मार्केट ही डगमगाई हुई थी, है ना। यूएस जो थे उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होने लग गए थे, तो इसलिए बैंक जो थे वो बैंकरप्ट होने लग गए थे। बैंक्स को बंद होना पड़ा यूएस में और यूरोप में। ठीक है, और वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट को, लोन भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे और डिपॉजिटर को भी पे नहीं कर पा रहे थे। सो दैट्स वाई इन बैंक्स को बंद होना पड़ा था। अब अमेरिका ने सारे लोन को स्टॉप कर दिया था। अब इंडिया पे क्या असर पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का, वो देख लेते हैं। सिंस कॉलोनियल इंडिया हैड बिकम एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, क्योंकि अब इंडिया से बहुत सारे एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इंपोर्ट कराता था, तो डिप्रेशन की वजह से इंडियन ट्रेड पे बहुत बुरा असर पड़ा था। ठीक है, ऑब्वियसली ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, तो उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, तो इंडिया का सामान कौन लेगा, है ना। और चल ले भी ले तो इतने प्राइसेस में नहीं हो पाएगा गुजारा, मार्जिन ही नहीं बचा, प्रॉफिट ही नहीं होगा फार्मर्स को, तो उससे फार्मर्स एंड पीजेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ठीक है, उससे क्या हो गया, इंडियन पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा या फिर लैंड्स को गिरवी रखना पड़ा। सेविंग्स उनकी चली गई सारी की सारी, जो उनके पास प्रीशियस मेटल्स थे वो भी चले गए एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। फिर जब पूरे देश में इतनी महामारी चल रही थी, पूरे ग्लोब में इकोनॉमिक की, तो एक इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने सोचा कि इंडिया के पास जितना भी गोल्ड है, अगर इंडिया गोल्ड को एक्सपोर्ट कर देना अलग अलग कंट्रीज में, तो इकोनॉमी की रिकवरी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, मतलब वॉर के बाद जो इकोनॉमी इतनी डगमगा गई थी, वो अब कैसे रीबिल्ड हम उसको कर सकते थे, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में क्या हुआ, उसके बाद ही सीधा कुछ टाइम बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 2 डिकेड्स बाद, मतलब 20 साल बाद, उससे भी बहुत सारी डेथ हुई और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, है ना। अब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब किसके बीच में लड़ा गया था, एक्सिस पावर मेनली नाजी जर्मनी, जापान, इटली और एलाइज के बीच में, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस के बीच में। ठीक है, इस वॉर ने फिर से इकोनॉमी तहस नहस कर दी, सोशल डिस्ट्रप्शन यानी कि डेथ्स वगैरह हो गई थी। अब देयर वर 2 इम्पैक्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, 2 ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वॉर के बाद दोबारा से सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट होने लग गया। पहला, द फर्स्ट वॉर The first was US emergence as dominant economic, political, military power in the western world। अब सबसे पहले तो यूएस, जैसे आज हम बोलते हैं ना अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, सेंट्रल पावर है, तो वैसे यूएस सेंट्रल पावर बन गया था। और दूसरा सोवियत यूनियन जो है वो डोमिनेंस में आ गया था, पावर में आ गया था। ठीक है, फिर हो गया, फिर बनने लग गया ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। अब ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्या था, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि आईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, और वर्ल्ड बैंक बनने लग गया था, क्रिएट होने लग गया था, ताकि वर्ल्ड की इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सके वॉर के बाद, मतलब फाइनेंस वगैरह में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था, ब्रेटन वुड एक नेम था होटल का, जो कि यूएसए में सिचुएटेड है, जहां पर नेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, ताकि एक स्टेबल इकोनॉमी जो है वो हो पाए, मतलब पैसे वैसे की अगर कभी किसी देश को ज़रूरत पड़े तो वो ले सके इन इंस्टीट्यूशन से। तो ये था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में। ठीक है, और उसके बाद
इसी की वजह से आईएमएफ की शुरुआत हुई और वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई। और ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर बेस था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, मतलब कि जैसे डॉलर है, डॉलर का डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस जो है बढ़ता घटता रहता है ना। लेकिन कई करेंसीज ऐसी भी है जो बढ़ती घटती नहीं है, एक ही रेट रहता है उनका, है ना। तो वो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कि बदलते नहीं है। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस देखो, बहुत सारी जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस जो था और जो सोवियत यूनियन था वो पावर में आ गए थे। और लेकिन काफी सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री थी जिनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था उन सेंट्रल पावर से, ठीक है। 1915 और 60s में तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था ग्रुप ऑफ 77, जिसको हम G77 भी बोलते हैं। और वो नियो को डिमांड कर रहे थे। नियो क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वो कहते थे कि यार तुमने तो मतलब हमें जैसे अमेरिका या फिर यूएस जो है वो तो बन गया एज ए इकोनॉमिक पावर, सेंट्रल पावर, सोवियत यूनियन आ गया डोमिनेंस में। तो हम सारी डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होगा? हमें जो चीजें चाहिए, हमें जो पैसा चाहिए, वो कौन पैसा हमें देगा, है ना। तो नियो का ये मतलब था कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कंट्री को रियल कंट्रोल दे दे, उसकी नेचुरल रिसोर्स, हमें डेवलपमेंट की असिस्टेंस दे, फेयर प्राइस दे, रॉ मटेरियल के लिए बेटर एक्सेस करे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए जो डेवलप्ड कंट्री में गुड्स बनते थे उनके लिए मतलब सही रेट पे मिल जाए हमें। तो नियो के अंदर ये सब चीजें होती थी। फिर अब धीरे धीरे ब्रेटन वुड्स खत्म हो गया था, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है। अब इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के अंदर मतलब जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, जिसकी और वो 1970 से लेकर 1980 तक वही बेरोजगारी रही। फिर 1970 से लेकर एमएनसी जो है वो चाइना जैसी कंट्रीज में आने लग गई थी, क्योंकि चाइना में लेबरर्स जो थे वो कम रेट पे मिल जाते थे, है ना। तो चाइना जो था वो एमएनसीज के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया था वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने के लिए, है ना। तो अब चाइना जो है, इसलिए तो चाइना अब बहुत आगे चला गया, है ना। एक्सचेंज रेट देखो, एक्सचेंज रेट दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट, और ये करेंसी से रिलेटेड होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो होता है जो कि हमेशा रेट फिक्स रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ चेंज नहीं होते। और फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन से होते हैं? ऐसे रेट जो कि बदलते रहते हैं डिमांड एंड सप्लाई को देखकर, जैसे कि डॉलर्स वगैरह। टैरिफ क्या होते हैं? जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इंपोर्ट पे टैक्स लगा देती है, जैसे अब इंडिया ने चाइना के इंपोर्ट पर टैक्स लगाया हुआ है ना, कि अगर चाइना कोई भी सामान हमारे यहाँ पर भेजेगा अपना, सॉरी, चाइना जो है कोई भी एक्सपोर्ट करवाएगा यहाँ पर अपना, या फिर कोई भी इंपोर्ट होगा चाइना से, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो होता है टैरिफ, ठीक है। होजे क्या होता है? ये एक कार्निवल होता है ट्रिनिडाड में। ट्रिनिडाड एक तरीके का आइलैंड है कैरेबियन नेशन में, ठीक है। इमाम हुसैन के लिए कार्निवल होता है। इमाम हुसैन जो थे प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे, ठीक है। तो उनके लिए एक कार्निवल किया जाता है जहाँ पर वर्कर्स किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस के सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होजे होता है। प्लांटेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफी, कॉटन, टबैको, शुगर केन, इन सब की खेती बाड़ी होती है ना। एमएनसी तो आपको पता ही है, ऐसी कंपनी या फिर ऐसा कॉरपोरेशन जिसका एक तो एक ऑफिस तो उसकी हेड कंट्री में होता है और बाकी जो ऑफिसेज होते हैं वो बहुत सारे या फिर फैक्ट्रीज जो होती है वो बहुत सारे देशों में सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि पेप्सी, है ना। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ये डील करता था सरप्लस और मतलब जितनी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर पैसे से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आती थी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में, तो ये वो डील करता था। आईबीआरडी जो था वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते थे। ये फाइनेंस वगैरह के लिए था, ठीक है, कि अगर किसी भी देश को फाइनेंस चाहिए तो ये वर्ल्ड बैंक दे देगा। G77 या फिर ग्रुप ऑफ 77 का क्या मतलब था कि कोई भी 77 जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो इस ग्रुप का पार्ट थी, और जिनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहे थे वेस्टर्न इकोनॉमी से, जैसे कि यूएस और सोवियत यूनियन से, तो G77 उन लोगों का ग्रुप था, है ना। 1950 और 60s में। वेटो क्या होता है? ये लास्ट चीज है फाइनली। द कॉन्स्टिट्यूशन राइट
टू रिजेक्ट अ डिसीजन और प्रपोजल मेक बाय लॉ मेकिंग बॉडी, कि अगर कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी है उसका कोई भी डिसीजन है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक हक होना चाहिए कि उस डिसीजन को रिजेक्ट किया जा सके, है ना। जरूरी थोड़े ना कि अगर लॉ मेकिंग बॉडी ने कोई लॉ बनाया तो वो सही ही होगा, तो वेटो मतलब हम किसी भी डिसीजन या फिर प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर फाइनली समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके फॉलो करके डीएम कर सकते हो। कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर लेना। Or if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.